हेलो गाइस, वेलकम टू विशेष गाइस। मैं संदीप आपके सामने फिर से पेश हुए एक नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ। गाइस, आज के अपने लेक्चर में हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट की। ठीक है गाइस, तो मोल कंसेप्ट की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मोल कंसेप्ट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये मोल क्या होता है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बताऊं कि मोल क्या होता है। तो हम देखेंगे मोल। तो मोल क्या है? मोल है पदार्थ की मात्रा की एक इकाई। ओके गाइस, मोल पदार्थ की मात्रा की एक इकाई है। अगर मैं इसे दूसरे वर्ड्स में बात करूं, अगर मैं इसे दूसरे वर्ड्स में बात करूं, दूसरे शब्दों में बात करूं, तो मोल मोल क्या है? मोल है द्रव्यमान को प्रदर्शित करने का, द्रव्यमान को प्रदर्शित करने का एक सरल मात्रक। क्या है गाइस? द्रव्यमान को प्रदर्शित करने का एक सरल मात्रक। ओके, कि मोल क्या है? मोल पदार्थ की एक मात्रा है, या दूसरे शब्दों में बात करूं तो मोल द्रव्यमान को प्रदर्शित करने का एक सरल मात्रक है। ठीक है, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, इसकी एसआई यूनिट होती है, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें हम, तो इसकी एसआई यूनिट होती है मोल। ओके गाइस, ठीक है। अब देखो, आपको ये भी पता चल गया कि मोल क्या है। ठीक है, इसकी यूनिट का पता चल गया। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मोल हम पढ़ते क्यों हैं, मोल की हमें ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, वो बताता हूँ गाइस मैं आपको कि मोल है क्या, मोल अवधारणा है क्या, मोल कंसेप्ट है क्या, मोल संकल्पना है क्या। वो देखो गाइस, कोई भी रिएक्शन आकर होती है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन आकर होती है, उस रिएक्शन में किसी एक तत्व के परमाणु या अणु एक निश्चित संख्या में किसी दूसरे तत्व के अणु या परमाणु के साथ निश्चित मात्रा में, निश्चित संख्या में संयोग करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो उस रिएक्शन के अंदर किसी तत्व के कितने परमाणुओं ने, कितने अणुओं ने पार्ट किया, कितने अणुओं ने कितने परमाणुओं ने पार्टिसिपेट किया, इनकी संख्या को जानने के लिए ही हमें मोल कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है। या बोले तो इनकी संख्या का पता लगाने के लिए हम मोल कंसेप्ट का अध्ययन करते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि मैंने बता दिया कि मोल कंसेप्ट क्या है। मोल कंसेप्ट नहीं, मोल है पदार्थ की मात्रा की इकाई या फिर द्रव्यमान को प्रदर्शित करने का एक सरल मात्रक। लेकिन हाँ, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये नहीं होगी। ये तो हमने कंसेप्ट को समझने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए देखा है। इसकी डेफिनेशन होगी दूसरी। ठीक है, लेकिन याद अपन को ये रखना है कि पदार्थ की मात्रा की एक इकाई होती है या फिर द्रव्यमान को प्रदर्शित करने का एक सरल मात्रक होता है। इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है गाइस, देखो, मोल सेम वैसे ही है जैसे मैंने यहाँ बोला मात्रा, पदार्थ की मात्रा की एक इकाई है। और ये मात्रा की इकाई सेम वैसी है जैसे हमारे पास, अगर हम एग्जाम्पल लेके बात करें तो जैसे हमारे पास डजन होता है, जैसे हमारे पास सेंट होता है। ठीक है गाइस, मैं इन दो को एग्जाम्पल के रूप में लेके आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पास डजन होता है, डजन में हमारे पास कितनी क्वांटिटी होती है? 12 की। सेंट में हमारे पास कितने की क्वांटिटी होती है? 100 की। ठीक है, अगर मैं बुक्स का एग्जाम्पल लेके चलूँ तो मैं बोलूँ कि एक डजन में कितनी बुक्स होंगी? तो एक डजन में 12 बुक्स। एक सेंट में कितने बुक्स होंगी? एक सेंट में 100 बुक्स। सेम उसी प्रकार अगर मैं मोल की बात करूँ तो एक मोल में कितने बुक्स होंगी? तो एक मोल में बुक्स होंगी 6.023 इंटू 10⁻23। समझे गाइस? क्या हुआ कि जिस प्रकार डजन में 12 बुक्स, सेंट में 100 बुक्स, उसी प्रकार सेम एक मोल में होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 बुक्स। ओके गाइस, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ पे एक नंबर आ गया हमारे पास कि 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हम बोल सकते हैं क्या? बोलते ही हैं आओगाद्रो नंबर। क्या गाइस? आओगाद्रोज नंबर। और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और गाइस, समझे? ठीक है, अपन ने इसको एन से रिप्रेजेंट कर दिया और हमारे पास एक नंबर आ गया
ये, जिसको हम बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर, या 1 मोल 6.023 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, हमने देख लिया कंसेप्ट को समझने के लिए कि पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है मोल, या फिर द्रव्यमान को प्रदर्शित करने का एक सरल मात्रक होता है मोल। इसकी ऐसा यूनिट भी देख ली हमने। ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया कि मोल होता क्या है और मोल में कितने मतलब ये क्वांटिटी कितनी होती है। ठीक है, सेम डजन और सेंट की जैसे। अब हम इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी, मैं यहाँ आपको परिभाषा बता रहा हूँ और मैं परिभाषा हिंदी में बता रहा हूँ आज आपको, क्योंकि बहुत से जो अपने जो आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन्होंने बोला कि भाई साहब अब जो थोड़ा हिंदी यूज करें, क्योंकि इंग्लिश में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं आज उनके लिए इसकी परिभाषा हिंदी में दे रहा हूँ। ठीक है, और जो परिभाषा दे रहा हूँ उसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कंसेप्ट से समझ रहे हैं, तो मैं आपको कंसेप्ट से बताऊँगा, उसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको कंसेप्ट से समझना है और कंसेप्ट को याद रखना है, परिभाषा अपने आप बन जाएगी। ठीक है, देखो परिभाषा अगर मैं बताऊँ तो क्या होगा कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या मोल कहलाती है। क्या कहलाती है? मोल कहलाती है। ओके गाइस, ये होगी इसकी परिभाषा, जो ये बोली यह है इसकी परिभाषा। अगर एग्जाम में पूछे मोल की परिभाषा क्या है, मोल की डेफिनेशन क्या है, तो हम मोल को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, देखो अब आगे। देखो यहाँ पे मैंने जो आपको ये परिभाषा बताई है ना, इसको हम कंसेप्ट से भी देखेंगे, कंसेप्ट से अपने पास अपने आप निकल के आएगी ये परिभाषा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मोल जो होता है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पे 3 चीज़ों के साथ किस प्रकार डील करता है वो हम देखेंगे। ठीक है गाइस, हम देखते हैं कि मोल यहाँ पे 3 चीज़ों के साथ डील करता है, और वो डील किस प्रकार करता है ये अब हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ये डील करता है मास के साथ। किसके साथ डील करता है? मास के साथ। ओके, सेकंड ये डील करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। किसके साथ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, जिसको हम एन नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड ये डील करता है वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ। किसके साथ? वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ। ठीक है गैस, ये इन 3 के साथ, मास के साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ और वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ डील करता है। तो ये डील किस प्रकार करता है अब हम ये देखते हैं, और इनके द्वारा ही हमारे पास जो ये डेफिनेशन है ये भी अच्छे से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो चलो देखो अब आगे। देखो पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसके डायरेक्ट फॉर्मूले, कि अगर हम मास के रूप में मोल को डिफाइन करें तो वो कैसे होगा कि मोल इक्वल्स टू द्रव्यमान W अपॉन में M। M मीन्स यहाँ पे M का मतलब दोनों से है, परमाणु भार से भी है और अणु भार से भी है। ओके गाइस, समझ तो रहे हो ना कि यहाँ पे M का मतलब परमाणु भार से भी है और अणु भार से भी है, और जो यहाँ पे W है उसका मतलब द्रव्यमान से है। किससे किससे? द्रव्यमान से। और द्रव्यमान किस में होगा? ग्राम में होगा। ओके, ये यहाँ से क्लियर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ किस प्रकार डील करता है। देखो यहाँ पे देखो कि n इक्वल्स टू एन नोट, जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अपॉन में एन ए को अपन ने मतलब क्या बताया था? अवोगाद्रो नंबर। ठीक है गाइस, ठीक है, ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ कैसे डील करता है। अब अगर हम देखें कि वॉल्यूम के साथ कैसे डील करता है, तो वॉल्यूम के साथ ये डील करता है गाइस, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। ठीक है, इसके साथ ये ऐसे डील करता है। ओके, समझ रहे हो ना?
अब मैं बताता हूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये 22.4 लीटर क्या लिख दिया, मतलब 22.4 लीटर क्या लिख दिया आपने, क्या होता है। ठीक है, पहले इसको देख। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ तो आपको कि ये 22.4 लीटर होता क्या है। ये है गाइस कि एट एनटीपी एनटीपी पर किसी गैस के 1 ग्राम अणुभार का आयतन क्या है, कि एनटीपी पर किसी गैस के एनटीपी पर किसी गैस के 1 ग्राम अणुभार का आयतन। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है अपनी, एनटीपी। ठीक है, ओके। किसी एनटीपी पर किसी गैस के 1 ग्राम अणुभार का आयतन होता है कितना, 22.4 लीटर या 2400 मिलीलीटर, मतलब 22,400 मिलीलीटर या फिर 22.4 लीटर। ठीक है, समझ गए ना, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था सिर्फ 22.4 लीटर क्या है, तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो अपन इसके आगे बात करते हैं। अपने वहाँ पे क्या लिया था कि मास के साथ ये कैसे डील करता है, तो मास के साथ अपन ने डील देखी थी इसकी कुछ इस प्रकार, क्या कि N = W/m। ओके, ठीक है। अब देखो अपनी वो परिभाषा यहाँ से कैसे निकल के आती है, देखना गाइस। अगर मैं यहाँ पे N = 1 रख दूँ, क्या रख दूँ, N = 1 रख दूँ, तो क्या होगा, जो m होगा वो इक्वल होगा W के, समझे। देखो अगर मैं यहाँ पे n का मान 1 रखता हूँ, मतलब मोल 1 लेता हूँ, तो इसका जो अपने अणुभार या परमाणु भार लिया था वो इसके द्रव्यमान के इक्वल हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल अगर मैं कार्बन का लेके, अपन क्योंकि डेफिनेशन में डेफिनेशन कार्बन की रेस्पेक्ट में दी थी, तो पे मैं एग्जाम्पल भी कार्बन का ही ले रहा हूँ। देखना, अगर मैं कार्बन 12, मतलब 12 क्या है यहाँ पे, कार्बन का अणुभार है। ठीक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम लेता हूँ, अगर मैं कार्बन 12 के 12 ग्राम लेता हूँ, मतलब 12 ग्राम कार्बन 12 लेता हूँ, तो जो उसकी जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, 1 मोल। नहीं समझे, देख भाई तू इधर देख, अब क्या देख कि अगर मैं अगर 12 ग्राम कार्बन 12 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 12 ग्राम कार्बन 12 लेता हूँ, कितना लेता हूँ, 12 ही ग्राम कार्बन 12 लेता हूँ, तो जो उसमें जो परमाणु, जो मतलब कार्बन के परमाणु में जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 मोल। कितनी होगी, 1 मोल। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल हम देखें ऑक्सीजन का, तो अगर मैं 16 ऑक्सीजन की 16 ग्राम लेता हूँ, तो जो उसमें जो ऑक्सीजन के अणुओं की जो संख्या है वो कितनी होगी, 1 मोल। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहीं से अपने डेफिनेशन क्लियर होते हैं। देखो कैसे, कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन के परमाणुओं की संख्या मोल कहलाती है। ठीक है, कि 12 कार्बन में, मतलब सॉरी कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन के परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, 1 मोल। ठीक है, ये यहाँ से क्लियर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ कैसे डील करता है। देखो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डील करता है, मोल इक्वल्स टू एन नोट, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल, अपॉन में एन ए, दैट मीन्स अवगाद्रो संख्या। अगर मैं यहाँ पे फिर से N = 1 रख दूँ, तो क्या हो जाएगा कि N0 = Na, और जो Na है दैट मीन्स अवगाद्रो नंबर है वो किसके इक्वल होता है, 6.023 × 10⁻23। ओके, अब समझो, अगर मैं 1 मोल लेता हूँ, तो 1 मोल में जो संख्या होती है वो कितनी होती है, अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है। 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं,
कितने होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं। जो हमने पहले बात की थी वो यहाँ से क्लियर हुआ ना कि एक मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने होते हैं, आउटगोइंग नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है गाइस, ये हुआ हमारा दूसरा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ कैसे डील करता है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। ठीक है, अब अपना देखो यहाँ पे तीसरा कि वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ कैसे डील करता है। मैंने बताया कि n इक्वल्स टू दैट मीन्स स्मॉल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, और मैंने बता दिया कि 22.4 लीटर क्या है, एनटीपी पे किसी गैस के 1 ग्राम अणुभार का आयतन है। ओके, अब हम देखते हैं आगे। अगर मैं यहाँ पे भी n इक्वल्स टू 1 कर दूँ, क्या कर दूँ, यहाँ पर भी n इक्वल्स टू 1 कर दूँ, तो जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 22.4 लीटर के। समझे गाइस? ठीक है, समझे तो बहुत अच्छा, नहीं फिर से देखो वरना कि वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ मोल्स कैसे डील करता है वो देखो। कि अगर मैं मोल्स को लिखूँ वॉल्यूम ऑफ गैस के रेस्पेक्ट में तो n इक्वल्स टू दैट मीन मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। ओके, अगर मैं मोल्स को यहाँ पे 1 ले लूँ तो हमारे पास क्या आएगा कि मोल्स को 1 लेने पे वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, 22.4 लीटर के इक्वल्स। इसका मतलब क्या हुआ, समझे यहाँ पे, नहीं समझे? देखो, इसका मतलब हुआ कि किसी भी गैस के 1 मोल में उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ओके, मतलब अगर हम दूसरे वे में बात करें तो क्या होगा कि किसी भी गैस के 22.4 लीटर वॉल्यूम में कितने मोल होंगे, 1 मोल होगा। कितना होगा, 1 मोल होगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो चलो गाइस एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। अपन को ओनली याद क्या रखना है, 3 फॉर्मूले कि मास के साथ कैसे डील करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ कैसे डील करता है, वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ कैसे डील करता है, मोल। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि किसके साथ कैसे डील करता है, कि मास के साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ और वॉल्यूम के साथ कैसे कैसे डील करता है। इनको याद रखने के बाद पूरा कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत है नहीं। बात करें डेफिनेशन की, तो बहुत से स्टूडेंट के डेफिनेशन याद करने में, इसकी परिभाषा को याद करने में, समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गैस आज के बाद इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। हमने यहाँ पे अच्छे से इसकी परिभाषा की बात कर ली है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के अपने लेक्चर में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम बात करते हैं हमारे मोल कंसेप्ट की नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब सेकंड लेक्चर में मोल कंसेप्ट के आगे हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, टिल देन థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.